कहानी कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने रूस के साथ एक ऐसी खुफिया और बड़ी डिफेंस डील साइन कर ली है जिसके बाद क्षेत्र का पूरा पावर बैलेंस ही बदलने जा रहा। खतरनाक हथियार और लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी तैनात करने जा रहा है। आप यूँ समझ लें कि रूस अब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की हवाई सीमाओं को एक अभेद्य किले में तब्दील करने जा रहा है। और इस डील के दस्तखत होते ही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। अफगान रक्षा मंत्री ने सीधा पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर अब पाकिस्तान के किसी भी फाइटर जेट ने अफगानिस्तान की सीमा पार करने की जुर्रत की या पाकिस्तान ने अतीत की तरह अफगानिस्तान के अंदर कोई एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, तो अफगान सरजमी पर मौजूद ये नया एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के महंगे और आधुनिक फाइटर जेट्स को हवा में ही तबाह करके राख का ढेर बना देगा। लेकिन यहाँ ठहरिए, क्योंकि एक डिफेंस एनालिस्ट होने के नाते जब मैं इस पूरी स्थिति का गहराई से जायज़ा लेता हूँ तो मुझे काबुल की इस धमकी में सच्चाई से ज़्यादा बचपना, नापख्तगी और भावुकता नज़र आती है। मैं आज काबुल के शासकों को, उनके सैन्य कमांडरों को और उनके रक्षा मंत्री को ये बात बहुत अच्छे तरीके से और बड़े साफ शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप जिस देश को धमकी दे रहे हैं वह कोई आम देश नहीं है, वह कोई आसान शिकार नहीं है जिसे आप जब चाहें हजम कर लें। पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिसे आप चंद पारंपरिक मिसाइलों, पुराने हथियारों और रूस के दिए गए किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर डरा देंगे या पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। इतिहास गवाह है और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का हर बड़ा खिलाड़ी, चाहे वह वॉशिंगटन में बैठा हो, लंदन में हो या बीजिंग में, ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के साथ दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश उलझने से पहले 100 बार सोचते हैं और उनके पैर कांपते हैं। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे ठोस, सबसे वजनी और सबसे कड़वी वजह खुद पाकिस्तान का एक बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और अनुभवी परमाणु ताकत होना है। पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर डिटरेंस मौजूद है वो कोई कागज़ का टुकड़ा या गोदाम में सजाने का कोई खिलौना नहीं है। यह वो खौफनाक ताकत है जिसने पिछली कई दशकों से इस पूरे दक्षिण एशिया के क्षेत्र में एक रणनीतिक संतुलन बरकरार रखा हुआ है और किसी भी बड़ी जंग को रोक रखा है। आप काबुल के बंद कमरों में बैठकर शायद इस बात की गंभीरता और गहराई को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियर देश के खिलाफ इस तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने के और उसे खुली जंग की धमकियां देने के कितने भयानक। आइए इस बात का अंदाज़ा आपको एक ऐसी सच्ची और ठोस मिसाल से देते हैं जो खुद हमारे अपने देश यानी भारत से जुड़ी हुई है, ताकि आपको रणनीतिक संतुलन की समझ आ सके। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आज तक भारत जैसा बड़ा, क्षेत्रफल में विशाल, आर्थिक रूप से दुनिया की बड़ी महाशक्ति, वित्तीय रूप से मजबूत और सैन्य रूप से दुनिया की आधुनिकतम सेनाएं रखने वाला देश भी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सका, तो फिर अफगानिस्तान किस खेत की मूली है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारा डिफेंस बजट दुनिया के कुछ बड़े बजटों में से एक है। हमारी सेना दुनिया की बेहतरीन और आधुनिक टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने हमेशा पाकिस्तान के मामले में एक बेहद सतर्क, नपातुला और गंभीर रुख अपनाया है। क्यों? इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है और किसी भी पारंपरिक युद्ध की शुरुआत तो शायद आसानी से हो जाए, लेकिन उसका अंत एक ऐसी होलनाक तबाही पर होगा जिसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को और पूरी मानवता को भुगतना पड़ेगा। जब भारत जैसा महाशक्ति देश पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल, उनके रणनीतिक एसेट्स और उनके खतरनाक मिसाइल प्रोग्राम की वजह से हर कदम फूंक फूंक कर रखता है और कभी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऐसी गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, तो अफगानिस्तान क्या सिर्फ रूस के कुछ हथियार मिल जाने से या काबुल की गलियों में जीत के नारे लगा लेने से अफगानिस्तान की सैन्य ताकत पाकिस्तान के बराबर हो जाएगी? चलिए इस रक्षा विश्लेषण को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और दुनिया की एक और बेहद खतरनाक और आधुनिक सैन्य ताकत का उदाहरण लेते हैं जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अगर दुनिया में किसी को पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर जाना तो वो इजराइल होता। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और उनकी सैन्य ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। वो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वो ईरान हो, सीरिया हो या लेबनान, ढूंढ कर मारने की क्षमता रखते हैं और उनके पास दुनिया की आधुनिकतम वायुसेना और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इजराइल भी कभी पाकिस्तान के खिलाफ सीधे किसी टकराव में नहीं
वो पाकिस्तान को छेड़ने से हमेशा परहेज़ करते हैं और राजनयिक स्तर पर भी बहुत संभल कर बात करते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि इजराइल के पास हथियारों की कमी है या इजराइल कमज़ोर है, बल्कि इसकी वजह यह है कि तेल अवीव के शासक, उनके जनरल और उनके रक्षा विशेषज्ञ बेहद समझदार, गहरे और यथार्थवादी हैं। इजराइल ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान एक बाकायदा पूर्ण तीनों सेनाओं के स्तर पर प्रशिक्षित और सक्रिय परमाणु शक्ति है, जिसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मौजूद है। अगर कभी इजराइल ने पाकिस्तान को छेड़ा या उसके रणनीतिक ठिकानों पर सीधा हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान का जवाबी हमला इतना सख्त, इतना भयानक, इतना तेज़ और इतना विनाशकारी होगा कि इजराइल जैसा छोटा सा देश उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पास ऐसी शाहीन वैज्ञानिक सच्चाई है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह के दुस्साहस से रोकती है, तो अफगान तालिबान को भी यह अंतर्राष्ट्रीय नियम समझना होगा। अब ज़रा बारीकी से वापस आते हैं रूस और अफगानिस्तान की इस कथित डील पर और इसका विश्लेषण करते हैं। काबुल के रक्षा मंत्री को ये बुनियादी जियोपॉलिटिकल सिद्धांत समझना चाहिए कि रूस अगर आपको कोई एयर डिफेंस सिस्टम दे भी रहा, क्षेत्रीय हित और पोजीशनिंग है। रूस कभी भी अफगानिस्तान की खातिर पाकिस्तान से अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से ख़त्म या ख़राब नहीं करेगा। आज के दौर में रूस और पाकिस्तान के रिश्ते भी एक बिल्कुल नई और सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कच्चे तेल, व्यापार और मध्य एशिया तक पहुंच के क्षेत्रों में सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में ये सोचना कि रूस अफगानिस्तान के पीछे खड़ा होकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेगा या अपनी फौजें उतारेगा, सरासर नादानी और बेवकूफ़ी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी बात यह है कि किसी भी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो SA-300 हो या कोई और सिस्टम, उसे चलाने, उसकी मेंटेनेंस करने, उसके राडार्स को एक्टिव रखने और उसकी ऑपरेशनल क्षमता को 24 घंटे बरकरार रखने के लिए अरबों डॉलर के बजट, लगातार बिजली की आपूर्ति, सैटेलाइट सपोर्ट और उच्च तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अफगानिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति, जहां लोग बुनियादी ज़रूरतों को तरस रहे हैं, ऐसी नहीं है कि वो लंबे समय तक ऐसे बेहद महंगे और आधुनिक सिस्टम्स का बोझ संभाल सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वायु सेना यानी PAF दुनिया की बेहतरीन और मानी हुई हवाई सीमाओं की रक्षक है। उनके पास न सिर्फ JF-17, F-16 और J-10 जैसे आधुनिकतम विमान हैं, बल्कि उनके पायलट्स का डॉग फाइट, हवाई युद्ध रणनीति और चुनौतियों का मुकाबला करने का वास्तविक अनुभव दुनिया भर के सैन्य संस्थानों में स्वीकार किया जाता है। ऐसे में अफगान रक्षा मंत्री का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहना कि वे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार गिराएंगे, ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर सिर्फ अपने स्थानीय लड़ाकों और जनता को संतुष्ट करने और मीडिया का दबाव बढ़ाने का एक खोखला तरीका है, जिसका वास्तविकता में कोई वजूद नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ और दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक ऐसी परमाणु ताकत है जिसकी जड़ें इस क्षेत्र की मिट्टी में बहुत मजबूत और गहरी हैं। उसके पास न सिर्फ रणनीतिक हथियारों का एक विशाल भंडार है, बल्कि एक ऐसी बेहद अनुशासित और सख्त जान फौज है जो पिछले कई दशकों से दुनिया की सबसे जटिल और भयानक आतंकवाद और पारंपरिक युद्धों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रही है और जिसने बड़े बड़े संकटों को मात दी है। अफगानिस्तान को यह बात गांठा कर रही है और इसलिए सवादा के लिए जारी को बीज आपको पता करके दिल्ली में आपको बड़े जान करके देने के बाद प्रेस रिलीज जारी करने और लाउडस्पीकर पर जंग के तराने बजाने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और सीमा विवाद हल नहीं होते। अगर काबुल की सरकार पाकिस्तान के साथ अपने सुरक्षा मामलों, डूरंड लाइन के विवादों और शरणार्थियों की समस्याओं को सुधारना चाहती है, तो उसे इन गीदड़ भभकियों के बजाय गंभीर और कूटनीतिक रास्ता अपनाना होगा, मेज पे बैठकर बात करनी होगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति का, अपनी आर्टिलरी का और अपनी एयरफोर्स का वास्तविक और भरपूर इस्तेमाल कर दिया, तो फिर काबुल के शासकों के पास पछतावे, पनाह मांगने और पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं और फौजें दुनिया पर राज करती हैं, वो जिस पाकिस्तान से उलझने से कतराते हैं और उसके न्यूक्लियर स्टेटस का सम्मान करते हैं, अफगानिस्तान को भी उसी यथार्थवाद, अक्लमंदी और सूझबूझ का प्रदर्शन करना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान कोई आम देश नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी गैर प्रतिबद्ध परमाणु शक्ति है
जिसकी तरफ उठने वाली हर बुरी आंख और हर दुश्मन का हाथ खुद अपने अंजाम को पहुंच जाता है। और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने रक्षा को साबित करके दिखाया है। आइए इस कहानी के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की आंतरिक स्थिति और उसकी सैन्य क्षमता का असली सच है। जब हम अफ़गानिस्तान की फ़ौज की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वहाँ कोई पारंपरिक, बल्कि वो ज़्यादातर गुरिल्ला लड़ाकों पर आधारित है जो पहाड़ों में लड़ने के आदी हैं। गुरिल्ला जंग लड़ना एक अलग बात है, लेकिन एक आधुनिक राज्य के खिलाफ पारंपरिक युद्ध लड़ना, जहाँ राडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और लंबी दूरी तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल दूसरी बात है। अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त कोई एक्टिव एयरफोर्स नहीं है। उनके पास न तो लड़ाकू विमान हैं और न ही उनके पास पायलट्स हैं जो आधुनिक हवाई जंग की बारीकियों को समझते हों। अगर रूस उन्हें कोई एयर डिफेंस सिस्टम दे भी देता है तो उस सिस्टम को अकेले चलाकर आप किसी देश की वायुसेना का मुकाबला नहीं कर सकते। हवाई रक्षा हमेशा एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क के तहत काम करती है, जिसमें अर्ली वार्निंग विमान, ज़मीनी राडार और इंटरसेप्टर फाइटर जेट सब मिलकर एक छतरी बनाते हैं। अफ़गानिस्तान के पास इस नेटवर्क का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का एयर डिफेंस नेटवर्क दुनिया के आधुनिकतम नेटवर्कों में शुमार होता है, जो चीन और पश्चिमी टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन मिश्रण है, और उनकी हवाई सीमाओं की निगरानी 24 घंटे सैटेलाइट और आधुनिकतम अवाक्स विमानों के ज़रिए की जाती है। इसलिए काबुल का यह दावा सैन्य दृष्टिकोण से एक मजाक के अलावा कुछ नहीं है। हमें इस बात का भी जायज़ा लेना होगा कि रूस इस वक्त खुद यूक्रेन के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और लंबी जंग में फंसा हुआ है। रूस के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि S-400 और S-300 इस वक्त खुद रूस की अपनी सीमाओं और यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में तैनात हैं, जहां उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में जब रूस खुद हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जहां उनके चोरी होने, तबाह होने या किसी और के हाथ लगने का खतरा हमेशा बना रहता है, रूस ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानिस्तान को कुछ पुराने पारंपरिक हथियार, हल्की मशीन गन, जिनसे पाकिस्तान की मॉडर्न एयरफोर्स को कोई ख़तरा पैदा नहीं हो सकता। अफ़गान रक्षा मंत्री शायद रूस की तरफ से मिलने वाली किसी छोटी मोटी सैन्य मदद को बहुत बड़ी डील समझ बैठे हैं, और इसी जोश में आकर उन्होंने इस्लामाबाद को धमकी दे डाली, जो कि उनकी राजनयिक और सैन्य अपरिपक्वता का जीता जागता सबूत है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार परमाणु राज्य का सबूत दिया है। 1998 में परमाणु धमाके करने के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कभी भी किसी देश पर पहले हमला करने की या किसी की ज़मीन पर कब्जा करने की नीति नहीं अपनाई, बल्कि उसका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंसेस, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मरक्षा के लिए है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान कमज़ोर है या वो किसी की आक्रामकता को बर्दाश्त करेगा। जब भी पाकिस्तान की संप्रभुता पर आंच आई है, उसने बेहद सख्त और करारा जवाब दिया है। फरवरी 2019 की घटना तो आप सबको याद ही होगी,